ਅਕਾਲ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੀਲ ਕਮਲ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮੌਨਸੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਗਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ 51.33% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਿਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਯੁਵਾਂਸ਼ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੜਕ ਤੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾगत करने, फिर बढ़ते हैं खबरों वाल। सतीश जी राम राम। राम राम नील कमल जी, की हाल चाल है? मैं ठीक ठाक हूँ और आज हाल चाल बहुत बढ़िया है क्योंकि गर्मी ज्यादा थी और गर्मी से राहत आज जरूर मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। चंडीगढ़ में है इस वक्त हम, और चंडीगढ़ में आज जो है जम का बरसात हुई, पंचकूला में भी बरसात हुई। और भाई सारे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा तो पड़े सूखा, उठा बरसात नहीं हो रही। क्योंकि जब हमारी कई जगह बात हुई, फोनों पे हुई और कमेंट भी करे लोगों ने हमारी एक वीडियो पे, तो बताया कि बरसात नहीं है, तेज धूप है। लेकिन चंडीगढ़ में राहत जो है बरसात से होने तक लोगों ने जरूर मिली। तड़की तड़क के टाइम में जो है जम का जो है बादल बरसे। बिल्कुल चंडीगढ़ ते अपनी कहिए तो पंचकुला च भी बरसात। हाँ, मैं नाम ले रहा हूँ चंडीगढ़ का, पंचकुला का भी। और बारिश हुई जैसा नीलकमल जी, ये जो बारिश है ना, इसका किसानों ना बड़ा फायदा है। न्यू कहो कि ये बूंदा नहीं, ये सोना बरसण लग रही। देखो चंडीगढ़ कह लो, उसके पंचकूला कह लो, आस पास खेती कह लो, खेती तो कर ही है जो किसान है। चंडीगढ़ में बरसात हुई, आस पास की हवा तो नम होएगी तो लू कम होएगी तो किसानों के खेत से पानी जो है उठने का नहीं, मतलब जो है उन्हें वाष्प नहीं बनने का। और किसानों ना बरसात का तो फायदा है ही है, साथ में ठंडी हवा का भी फायदा है। बिल्कुल, जिवें कि जे गर्मियों ਦੇ ਵਿੱਚ ड्राई जड़ी जमीन हो जाती है, बिल्कुल वो नहीं होगी। हाँ हाँ। अब जो है बारिश की हम बात करें तो भाई हरियाणा के 18 जिलों में रेड येलो अलर्ट है। भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, जींद, कैथल, पानीपत, जितने भी आगे सारे 18 में सारे आप गिन लो, 3-4 जिले हैं छूट देंगे इसमें। और इनमें जो है आज बात करूं, आज रात ने प्री मानसून आने की बात हो रही, भी एक्टिव हो जाएगा आज रात ने प्री मानसून। और अगले 4 से 5 दिनों में नीलकमल जी बरसात की संभावना है, भाई अच्छी जो है बरसात हो सके। 19 जून तक बरसात की हम बात करें तो 9% जो है बारिश हो चुकी है हमारे हरियाणा में, टोटल की बात करें। और 19 जून तक नॉर्मल अगर बात करें पिछले साल की तो 27 mm तक बरसात जो है वो ओजे करा थी। और ईब जो है 29 mm बरसात होगी, मतलब पिछले साल में 2% 2 mm बरसात ज्यादा है। और गर्मी तो फिर भी है, किसान बेहाल फिर भी है, क्योंकि इस बार जो है बिजली के कटौते लगा लो आप, परेशान है लोग, कई ट्रांसफार्मर जलने लग रहे, कड़ी जो है आंधी तूफान से नुकसान हो गया, तो परेशान तो है ही है। बरसात की अगर हम बात करें तो महेंद्रगढ़ में अब तक की सबसे ज्यादा बरसात बताई गई। और पंचकूला में आज बारिश हुई, लेकिन टोटल में जो है सबसे कम बरसात पंचकूला में हुई नीलकमल जी। प्रदेश में 29 जून तक मानसून आने की संभावना है, भाई 29 तारीख तक मानसून आ जाएगा। और उसके बाद जो है बादल जो है जमकर बरसेंगे। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है हिसार की, अगर उनकी बात करें तो 25 जून तक जो है मौसम में उन्होंने बदलाव की बात कही। जो उनके वैज्ञानिक हैं, मौसम विशेषज्ञ हैं,
उन्होंने बताया भाई 21 और 22 जून तक हल्की बारिश रहेगी, इस बात की संभावना है। और 23 और 25 जून को हवाएं और गरज के साथ जो है बरसात हो सकती है, मौसम में नमी रहेगी। तो ये मौसम का हाल था नीलकमल जी। आज बात इसलिए कि आज तड़की तड़क जो है मौसम बदलिया चंडीगढ़ का, पंचकूले का, और बरसात होनी होगी शुरू। बिल्कुल, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿ 20, 21 ਤੇ 22 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਲਰਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਧੂੜ ਭਰੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਮਾਨਯ ਤੱਕ ਦੀ। ਤਾਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਨਸੂਨ ਉਹ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ 2 mm ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ 40% ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਇਹਦਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ, ਤਾਂ 26.5 mm ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੀਲਕਮਲ ਜੀ, ਇਸ ਮਤਲਬ ਸਾਮਾਨਯ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 45 ਤੋਂ 50 mm ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਰਿश हुई। महेंद्रगढ़ में बरसात थोड़ी ज्यादा होगी, उस तक एवरेज निकल गई, और वो तो हरियाणा में सूखा पड़ रहा। ਵੈਸੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਇੱਕ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਰਸਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 40-45 ਤੱਕ mm ਤੱਕ ਇਸ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 40% ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਨਸੂਨ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੌਸਮ ਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਯੁਵਾਂਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਰ ਦਾ ਹੈ, 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਵੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਆਖਰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ इंजेक्शन लगाना सीगा ते लोग भी जड़े वो मदद दे लिए आगे आए सी। नीलकमल जी, मेरी जिंदगी का आज तक का मैंने यो सबसे महंगा इंजेक्शन सुनिया भी, सबसे महंगा इंजेक्शन यो इसार के इस लड़के का लगेगा 14.50 करोड़, 14.5 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगेगा। और बीमारी देखो क्या बीमारी है इसका बीमारी है मस्कुलर एंट्रोफी टाइप 1। यह जो बीमारी है जेनरिक बीमारी है, SMA इसका टेस्ट है। स्पाइनल मतलब कि रीढ़ दी हड्डी दी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, ये एक टाइप की बीमारी है, जेनेटिक बीमारी इसनु किया जाता है, जिसका इलाज जो है 14.50 करोड़ रुपए के टिक्के तो होएगा, संभव उसी टिक्के पे है। और इतना पैसा किसके पास है, कौन करते पैसा आवेगा? एक आम आदमी तो इस इलाज न करवा नहीं सकता। इसी वास्ते इसके जो बाप है, इसका जो परिवार है, उन्होंने सरकार से और दूसरे जो समाज सेवी लोग हैं उन सब ते ट्वीट कर करके अपील करी भी मेरे बेटे का इलाज में इतने पैसे की जरूरत है, मदद कर दो। लोगों ने मदद करनी शुरू भी करी, पर ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हुई, क्योंकि 22-23 लाख रुपए पिछले 2 दिन में इकट्ठे हुए हैं। और अगर इसकी बात करें नीलकमल जी, ये जो टिक्का है ये स्विट्जरलैंड जनेवा से आएगा, स्विट्जरलैंड स्थित जो जनेवा है वहां से आएगा। और ये बड़ा महंगा टिक्का है, इसका जो है खर्च उठाने में एक आम आदमी तो इल्जा है। भाई देखो, अगर घर में किसी परिवार के कोई सदस्य है कोई बीमारी आ जा, आजकल कैंसर भी नॉर्मल बीमारी बनेगी, मतलब बहुत सारे लोगों में कैंसर हुआ है, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਤੀ ਜਾਂ ਕੁਝ करता, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਖर्चे चो किसी का छोटी सी कैंसर टाइप की ये कैंसर भी आ गई तो उसका घर के कोने तक बिक जाए, लेकिन अपने बच्चे का अपने परिवार का इलाज जरूर करावा। लेकिन यहाँ तो सारा कुछ बेचने के बाद भी इलाज संभव नहीं है, क्योंकि 14.5-15 करोड़ की प्रॉपर्टी किस पे हुआ है। और ये जो बात है, युवांश का पिता है, यू इन्हें सरकार से मदद करी, पुलिस में है यू। और भाई इसके लिए जो है
लोगों से आगे आने की अपील करी। जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो भी जो है मदद करने को तैयार हो रहा है। महकमे के जो साथी हैं वे सारे के सारे मदद करने के लिए आगे आए। उन्होंने अपने कर्मचारी जो इनका साथी है उसको दान में सहयोग करने की जो है अपील करी, खुद भी जो है आगे आए। आदमपुर के विधायक हैं चंद्र प्रकाश, उन्होंने सीएम से मदद मांगी कि इस बच्चे का इलाज करवाया जाए। कैथल के जो एसपी हैं उन्होंने एक पत्र जारी कराया और उसमें जो है मदद की गुहार मांगी अपने जो साथी हैं उन सब से भी इसकी जो है मदद की जाए। साथ में फतेहाबाद की पुलिस थी, देखो डिस्ट्रिक्टों की पुलिस अलग अलग हो गए, तो फतेहाबाद की पुलिस थी वो भी जो है खुलकर सामने आई भी हम भी इसका सहयोग करेंगे। 9 अक्टूबर 2024 ने जो बेटा है पैदा हुआ था राजेश का, जिसका नाम है हिमांशु, ये क्या नाम, युवांशु बेटा पैदा, नाम में कंफ्यूजन हो गया भाई, युवांशु बेटा पैदा हुआ था। तो इसके थोड़े दिन बाद इसका शरीर जो है सामान्य तरीके से काम नहीं कर रहा था, तो उसको टेस्ट कराने शुरू करे। छाती में आवाजें आनी शुरू होगी क्योंकि जो नॉर्मल एक्टिविटीज थी वो बच्चे की थी को नहीं, उस तरह से इसका विकास हो नहीं रहा था। छाती में जब आवाजें आनी शुरू होगी तो इस हार के एक डॉक्टर पे गए और डॉक्टर ने जो है इसके हड्डियों उड्डियों का चेकअप करा और बता दिया भाई कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब बीमारी बढ़ती दिखी, छाती में आवाजें आई, पहले से जो है सुधार होया, तब जो है इस हार के एक दूसरे डॉक्टर पर गए और उन्होंने इसका SMA का जो टेस्ट था टेस्ट करवाया और इस टेस्ट में ये जो है पॉजिटिव आ गया। फिर इसको इलाज के लिए सलाह दी भाई तो जो है PGI चले जा और या जो है अपना एम्स में चले जा, क्योंकि यह बीमारी जो है बड़ी बीमारी है और इस तरह के टिक्के से ठीक होएगी। PGI के जो डॉक्टर थे जिनसे इन्होंने कंसल्ट करी, सलाह करी, इलाज शुरू करा, रेणु सुधार, उसने जो है रीढ़ की हड्डी का न्यूरोसिस बताया भी रीढ़ की हमारी हड्डी में न्यूरोसिस बनते हैं और इन न्यूरोसिस से जो है हमारे शरीर के सेल बना और सेलों से जो है शरीर का विकास होता है। अगर ये न्यूरोसिस नहीं बनेंगे तो हमारे सेल नहीं बनने का, सेल नहीं बनेगा तो शरीर का विकास नहीं होने का, ग्रोथ नहीं होने का। तो इस बच्चे की यह जो ग्रोथ थी न्यूरोसिस ना बढ़ने से रुक रही थी। और ये जो टिक्का की हम बात कर रहे 14.5 करोड़ रुपए का जो टिक्का है, ये 2 साल से पहले जो है बच्चों को नीलकमल जी लग जाना चाहिए। अगर नहीं लगा तो फिर ग्रोथ होती नहीं, मतलब यह भी हो गया अभी 2 साल से पहला बच्चे को 8 महीने का तो ये हो ही गया, 12 महीने है इस पे, 12 में हाँ 8 का हो गया, तो जो बाकी बच गए मेरे ख्याल में 18, 8, 24, 26 जो भी बच गया वो टाइम इसका इसमें लगेगा। जेनेटिक बीमारी है और इसके पिता ने एक गुहार और लगाई सरकार से भी ये जो जेनेटिक बीमारी है जिस तरह मेरे बेटे को हुई ये दूसरे के बच्चों को हो की बात मैं कर रहा भी दूसरे के बच्चों को हो, उसका टाइम के रहने पता लग जाना चाहिए। इसके लिए जिस तरह के जब माँ के पेट में बच्चा हुआ उसने कंसीव करा बच्चे ना, उसी दौरान टेस्ट होने चाहिए। हरियाणा सरकार या पंजाब सरकार या कोई सी सरकार बहुत सारे टेस्ट करावा माता के और उनके माँ के टेस्ट करावा, उनमें जो है एड्स से लेकर बहुत सारे टेस्ट हुए हैं, पीली लेकर बहुत सारे, इस टेस्ट को भी इसमें जोड़ दिया जाए SMA को भी। अगर SMA जोड़ लिया इसमें और ये चीज सामने आ गई भी इस बच्चे को ये जेनेटिक ये बीमारी है तो उसका इलाज जो है उस टाइम तो संभव है, शुरुआत में हो जाएगा, लेकिन बाद में जो है दिक्कत हो, इस तरह की भी मांग करी बच्चा कर्षीण होने था। लेकिन अब जो है इसमें है कि इस बीमारी में नीलकमल जेनेटिक जो बीमारी है इसमें ब्रेन और रीढ़ की हड्डी का जो है ये इन दोनों चीजें ना इफेक्ट करा। रीढ़ की हड्डी का तो हमने बता दिया अभी सेल्स नहीं बनते, और ब्रेन तक जो है हड्डी जो है मैं करवा जा, टेढ़ी हो जा, भांगी हो जाए। न्यूरोसिस नर्व जो सेल है वो उन्होंने खत्म कर दिया और नर्व सेल जो है हमारे जो शरीर में जो है वो खत्म हो जाए। इसमें जो है दिमाग का कांटेक्ट शरीर पे नहीं रहता, टूट जाता है, तो उसको प्रभावित करती है दिमाग को और रीढ़ की हड्डी को। फिलहाल परिवार के पास पैसा है नहीं, परिवार ने सरकार से गुहार लगाई और 3 दिन में जिस तरह के मैंने बताया था अभी 23-24 लाख रुपए इकट्ठे हुए, मतलब 30 लाख भी इकट्ठे हुए नहीं 3 दिन में, तो फिर इलाज कैसे संभव होएगा। इसके लिए इन्होंने CM से लेकर
और भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी तक इस बात की गुहार लगाई, एक्टर सलमान खान से गुहार लगाई, टाटा फाउंडेशन से गुहार लगाई, एक्टर सोनू सूद काफी चर्चा में रहते हैं उनसे गुहार लगाई, मतलब अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री से गुहार लगाई, नवीन जिंदल से गुहार लगाई, गौतम अडानी से गुहार लगाई, बहुत सारे नाम है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय से भी गुहार लगाई कि हमारे बच्चे के लिए इस टीके का इंतजाम करो। मतलब बात बहुत बड़ी है नीलकमल जी, 14.5 करोड़ रुपए थोड़े नहीं होंगे और 14.5 करोड़ रुपए की जरूरत है इस बच्चे की जिंदगी को सामान्य करने के लिए। बिल्कुल सामान्य करने के लिए जरूरत हैगी है। ते दे राजेश होल्ड ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ एक बात मैं जरूर कहूंगा नीलकमल जी, यहाँ भाई अक्सर जो है यह बात हमने सारे के सारे जाना भी बूंद बूंद से बनता सागर, बूंद बूंद से सागर बन जाए। अगर हमने कोई हवन करना हो बड़ा, उसमें सारे मिलकर आहुति डालना है तो उस हवन को कर सकते हैं। भाई अगर कोई गुल्लक भरना है तो अगर उसमें रुपए भी डालना है तब भी गुल्लक भरे जा सका। तो हम सब ने इसके लिए इस आहुति अपनी जो है इस हवन में अपनी आहुति जरूर देनी चाहिए। लोग जो भी कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं इस बच्चे के लिए करना चाहिए। और सरकार से भी अपील हमारी भी है, अभी अगर कुछ सभी सरकारों के तो काम बहुत बड़े हुए हैं, सरकारें कुछ भी कर सकती हैं और सरकार कोई ना कोई तरीका निकाल कर इस बच्चे का इलाज जो है करवा भी सकती है। अपील है भाई अगर संभव है तो जरूर करवाएं, नहीं तो समाज सेवी लोग जो है सामने जरूर आए। इस तरह की बच्चे की जिंदगी की बात है। बिल्कुल ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੁਵਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹੀਏ रेयर बीमारियां जड़ियां होंदी ने। खबर करने का पर्पज ही हमारा ये था कि बीमारी कितनी रेयर है भी 14.5 लाख रुपए 14.5 करोड़ रुपए का टिक्का लगेगा। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਖਬਰ ਮਾਰੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਖਬਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਅਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਯੁਵਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਯੁਵਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਯੁਵਾਂਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ हक च फैसला आता तो फिर वो जाके उत्थे कंस्ट्रक्शन करनी शुरू कर देता, मकान बना दिया, मकान बनाता। यार नीलकमल जी बात है हरियाणा के भिवानी से तोसाम रोड पे, तोसाम रोड की हिसार मार्ग पे एक व्यक्ति था, नाम है उसका तरुण जैन। उसने जो है सड़क पे मकान बनाना शुरू कर दिया और शुरू के कर दिया मकान की तो दीवारें ऊंची ऊंची कर ली उसने। मामला पूरा क्या था, मामला ये था भाई ये जो सड़क बनाई गई इसकी जमीन पे बना दी, इसको जो है जमीन को एक्वायर नहीं करे गया, इसको कोई पैसे नहीं दिए गए, कोई मुआवजा नहीं दिया गया और इसने पता भी को नहीं था भाई तेरी जमीन पे सड़क बन गई। जब घर में कई बार जो है अपनी चीज की देखभाल करें तो निशानदेही ली, उसमें जो है पता लगा इसने भी 105 गज जमीन जो है इसकी यहाँ सड़क पे है। सड़क तो थोड़ी सी में बन रही, सारी की सारी इसकी जमीन में यह सड़क थी। तो फिर इसने जो है प्रशासन को गुहार लगाई भाई मैंने मेरी जगह दे दो, मुआवजा दे दो। प्रशासन कड़ा सुनने वाला था, सुनी किसने है नहीं इसकी। अरे भाई बड़े लेवल की बात होगी, अब एसडीएम अपने लेवल पर नहीं निपटा पाया होगा बात ने, डीसी नहीं निपटा पाया होगा। फिर यूं तंग हार का चले गया कोर्ट में, कोर्ट में इसका मामला जो है वो ले लिया, बात सुनवाई हुई जी, साल लगे 4 और 4 सालों में जो है फैसला आ गया इसके हक में। हालांकि इसमें जो है अपील का टाइम हुआ 6 महीने तक का, लेकिन जो
विभाग है वो अपील पे गया नहीं, तो सीधा का सीधा फैसला लागू करने की बात आ गई। कोर्ट ने आदेश दे दिए भाई इसकी जमीन इसको दी जाए। फिर जो प्रशासन इससे बात नहीं करा था वही प्रशासन दौरे आया, उन्होंने ऐसा कब्जा दवाया, और कब्जा जब सड़क खाली करी गई, कब्जा दवाया, तो इन्ना अपना गेली इंटा ले रखी थी, मकान बनाना कर दिया शुरू। जब मकान बनाना शुरू हो गया, दीवार खिंच गई, फिर जो है प्रशासन ने सड़क का रूट डाइवर्ट कराया और जो है दूसरे रास्ते से भेजी। तो आदमी समझदार था, रणवीर गंगवा आजकल जो है मंत्री वो है इसके अपना पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं गंगवा साहब, उनसे इनकी बात हुई, आदमी सियाना था। इसने जो है फिर कराया कि भाई लोग हो गए तंग, यहाँ भी मेरे जैसे हैं, फिर वो अपनी पाड़ ली दीवारा, मकान पाड़ लिया, ऊंचा करा मकान पाड़ लिया। ये भी इसमें इसको मुआवजा मिलेगा या क्या होएगा वो तो बात अलग है, फिलहाल इसने मकान यूं बना दिया था। एक बात यह, दूसरी बात यह, थोड़े दिन पहले कुरुक्षेत्र में भी पेवा जो रोड पर एक किसान ने मकान बना दिया था, उसने भी दीवार कर दी थी, उसको भी कोर्ट ने जो है क्या रखा था भाई ये जगह इसकी है, कोर्ट में केस जीत रहा था, लेकिन मुआवजा उसको दिया नहीं जा रहा था। मुआवजे की जो मांग थी, उनने भी जाकर स्टेट हाईवे पर सड़क बना दी, मकान बना दिया, इसने भी मकान बनाया, उसका मकान प्रशासन ने पाड़ दिया, इसका इन्हें खुद पाड़ लिया। भाई लोग तंग हो गए, प्रशासन आ गया भाई कोई बात नहीं, तेरा मुआवजा देंगे, जो भी तेरा हाथ जोड़ कर देना तेरा देंगे, पर सड़क न चलने दे। तो ये बात हुआ नीलकमल जी, अधिकार होगी, आदमी अपनी चीज के लिए लड़ता है और कोर्ट की शरण लेवा, कोर्ट जो है उसमें फैसला जरूर करा, क्योंकि नुका देख रहा ना, अभी धक्का साई कद नहीं चलती, कोर्ट जो है फैसले जरूर देवा। ये कोर्ट ने इनके हक में फैसला दे दिया, अभी जगह तेरी है तो जो मर्जी कर, फिर चाहे सड़क बंद हो या फिर कुछ और बंद हो। बिल्कुल हक की गल हैगी है। तो मैनूं एक और गल याद आती है कि ये तो चलो सड़क सीगी, तो एक बार तो रेलवे नूं अपनी ट्रेन ही पूरी एक किसान नूं देनी पैगी सीगी। उसका सारा जो है आमदनी उस किसान पर जावा है, कोर्ट ने फैसला कर दिया था। हाँ, पूरा ਜਿਹੜਾ फैसला कर दिता सी। फिर अदालत वाल जो किसान रुक करते हैं, अदालत भी जो फैसले देते हैं, ये ਜਿਹੜੀਆਂ दिलचस्प गल्लां ने वो चर्चा का विषय बन जांदियां ने। सड़क दे विचाले मकान बनाउणा वो भी बना लिया, फिर लोकां दी परेशानी नूं वेख के उस नूं ढा भी लिया। ये भी ਜਿਹੜੀ हैगी आ एक दिलचस्प गल हैगी है कि बड़ा वड्डा जिगरा चाहिए कि अपनी जगह जिहड़ी है वो देती जाए, कोर्ट तो मतलब मकान बनाने तो बाद उसनूं ढा लिया जाए। तो सतीश जी, ये तो गल इस किसान दी सीगी। जे आपां गल करिए तां वक्खवादियां दी, तां बीते दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ CSIS, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੇ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹੀਏ 1980 ਦੇ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਧਾਰਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਹੋਣ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਜਦੋਂ G7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ G7 ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਪਰਤ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 51.33% ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ है। हालांकि कमल जी, मैं अपना बीच में रोकने लग रहा, आपने बताया भाई 51% वोटिंग हुई। भाई लोकतंत्र की बात है और 51% वोटिंग कुछ भी नहीं होती, बहुत कम वोटिंग है। मतलब आधे लोग जो है, आधे लोग वोट करने गए नहीं कमल जी। तो और जबकि चुनाव आयोग जोर पूरे लावा अपने एडी चोटी तक के भाई जो है वोटिंग 100% हो, लेकिन आज तक 100% वोटिंग का रिकॉर्ड मेरे ख्याल में बने नहीं। तो लोगों से अपील ये हुआ भाई, अगर बाद में कहना फलाना पड़ गया, ढिकड़ा बन गया, वह नहीं बनना था, अरे भाई था वोट गेन तो जानते नहीं, फिर बनेगा कोई किस तरह। जो 50% लोग घर में रह गए, 49% लोग वो जो है पूरे का पूरा माहौल बदल सका थे। जो भी वो करना चाहते थे, अपने अच्छे कैंडिडेट को जो भी उन्हें अच्छा लगा उसको वोट दे सका थे। लेकिन वह तो घर से बाहर निकले ही नहीं, घर बैठे बैठे ही बातें करें, तो फिर कैसे लोकतंत्र में आप अपना योगदान दे पाओगे। मेरी अपील थी भाई वोट करने जरूर जाओ। बिल्कुल, लोग वोट करन जरूर जाना चाहिए। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ 80-85% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ 100% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੀ ਜੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ 51% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੋਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਲਿਓ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਦਲਾਅ ਤਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, 5 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 3 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਵਾਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3 ਵਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ 2022 ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ। ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਤਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੋਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੈ ਗਏ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ 23 ਤਰੀਕ ਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਟ੍ਰੈਂਡਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਹੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। मैं कहूँ तो वही तो बात कर रहा है, इतनी मजबूत स्थिति में रहने के बाद भी फिर कांग्रेसी ने बयान दे रहे भाई जो है जिसने मर्जी वोट दे दियो, इन्हें जितने दियो। नहीं, वो मनजिंदर सिंह सिरसा होना था बीजेपी वाला की बात बीजेपी वाला था। हालांकि बीजेपी श्रोमणी अकाली दल भी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ ਜੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤਾਂ 6 ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 6 ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਪਹਿਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਬਣੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਚੱਬੇਵਾਲ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਸੀਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਦਾ फायदा पहुंच सकता है। फिलहाल से जी कहिए तो बाई लेकिन सिरसा मजिंदर सिंह सिरसा वाले बयान ने भी ध्यान में रखिए, उन्होंने कहा था वही जिस तरह की भी आपने बात बताई, भाई इतना वोट नहीं दिया बाकी से किसी ने दे दियो, मतलब जो बीजेपी की वोट है फिर वह किस तरफ जाने की बात है, अभी सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सी जी, जे आप कहिए 2002 की गल करिए तो 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਣ 23 ਤਰੀਕ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। राम राम जी।